एपिसोड 7 की शुरुआत होती है स्टाफ वर्कर को दिखाते हुए, जो अली और बाकी सारे एलिमेंट लोगों की बॉडी को कॉफिन में डालकर जलाने के लिए लेकर जाते हैं। तभी हम फ्रंटमैन को देखते हैं जो सिक्योरिटी स्टाफ से कहता है कि वो जल्दी से उस जासूस को ढूंढें, वीआईपीज आने वाले हैं। उसके बाद सारे बचे हुए प्लेयर्स वापस हॉल में आते हैं और तभी वो वहाँ पर हान मिनियो को जिंदा देकर चौंक जाते हैं। तभी हान मिनियो हंसती है और उन्हें बताती है कि मार्क्स वालों ने उससे कहा है कि वो एक कमजोर कड़ी है। जैसे बचपन में गेम खेलते हुए किसी का पार्टनर नहीं होता है, वो कमजोर कड़ी होती है, और इस गेम में वो कमजोर कड़ी थी। और ये कहकर हान मिनियो जोर जोर से हंसने लगती है। उसे देखकर दोक्सू को गुस्सा आता है क्योंकि इस गेम को पार करने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत करी, लेकिन वो बिना मेहनत करे यहाँ तक पहुंच गई। तभी हमें स्क्रीन में दिखाया जाता है कि अब 17 प्लेयर्स बचे हैं और अब प्राइज मनी होती है 43 बिलियन 900 मिलियन वॉन। उसके बाद हम फ्रंटमैन को देखते हैं जिसके पास टेलीफोन आता है। फ्रंटमैन टेलीफोन उठाने जाता है, लेकिन तभी वो कुछ सेकंड के लिए कुछ सोचने लगता है, जिसके बाद वो फोन उठाता है और किसी को सर बोलता है और कहता है कि उसे खुशी है कि वो गेम एंजॉय कर रहा है। और वो कहता है कि वो वीआईपीज के आने का इंतजार कर रहा है, और ये कहकर वो फोन रखकर जाने लगता है। लेकिन तभी वो अपनी गन निकालता है और कहता है कि वो जानता है कि वो यहीं पर है, क्योंकि उसने एक मिस्टेक कर दी। एक्चुअली फोन नंबर डायल करने के बाद जुनहो ने रिसीवर सीधा रख दिया था, लेकिन फ्रंटमैन हमेशा रिसीवर उल्टी तरफ रखता था, और ये देखकर फ्रंटमैन को पता चल गया था कि वो यहीं पर है। फ्रंटमैन उसे ढूंढने लगता है और कहता है कि जो गोली उसने शूट की थी वो रिवॉल्वर की थी, जो कोरियन पुलिस के पास होती है। जिसके बाद फ्रंटमैन उसे ढूंढता हुआ उसी कमरे में आ जाता है जहाँ पर सारे प्लेयर्स की इन्फॉर्मेशन रखी हुई थी। तभी हम वहाँ पर जुनहो को भी छुपा हुआ देखते हैं। फ्रंटमैन वहाँ पर उस ड्रॉर को भी खुला देखता है जिसमें विनर्स की लिस्ट रखी हुई थी। उसी वक्त फ्रंटमैन को कॉल आता है जो उससे बताता है कि उन्हें नॉर्थ आइलैंड पर एक डेड बॉडी मिली है, और ये सुनकर फ्रंटमैन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सारे प्लेयर्स को खाने के लिए एक उबला आलू दिया जाता है। वहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स उदास होते हैं क्योंकि किसी न किसी ने अपने खास प्लेयर को खो दिया था। गियोन और सीबियो भी बहुत उदास थे। उसी वक्त हम गियोन के हाथ में अंकल का दिया हुआ वो लास्ट कंचे को देखते हैं। गियोन भी बूढ़े अंकल के लिए उदास होता है। तभी सांग उससे कहता है कि वो उदास क्यों हो रहा है, अंकल तभी भी तो बूढ़े थे, लेकिन उस आदमी को देखो, उसकी पार्टनर तो उसकी वाइफ थी जिसे उसने खो दिया। तभी वो आदमी उठता है और सबसे कहता है कि अब वो और नहीं खेल सकता, इसलिए 17 प्लेयर में से 9 लोग यहाँ से जाने के लिए मान जाए तो ये सब यहीं पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि गेम का थर्ड रूल यही था कि अगर मेजोरिटी ऑफ प्लेयर इस गेम को छोड़ना चाहे तो ये गेम यहीं पर खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई भी इतनी दूर आकर अब छोड़कर जाना नहीं चाहता था। तभी वो आदमी कहता है कि इस जगह पर उन्होंने अपने किसी न किसी करीबी को सिर्फ प्राइज मनी के लिए खो दिया। तभी सांगू कहता है कि अगर वो यहाँ से चले भी जाए तो क्या सब मरे हुए जिंदा हो जाएंगे। सांगू कहता है कि ये प्राइज मनी सब मरे हुए प्लेयर्स की कीमत है, और वो चाहता है कि वो बिना पैसे लिए यहाँ से चले जाए उस घटिया जिंदगी को फिर से जीने के लिए। दूसरी तरफ फ्रंटमैन को वो डेड बॉडी मिलती है जो जुनहो ने पानी में फेंकी थी, और उसकी डेड बॉडी में फ्रंटमैन को जुनहो का पुलिस आईडी कार्ड मिलता है। तभी फ्रंटमैन को कॉल आता है जो उससे बताते हैं कि सारे वीआईपीज आ चुके हैं, जिसके बाद वो वीआईपीज को वेलकम करने जाता है। और तभी हम हेलीकॉप्टर से वीआईपीज को आते हुए देखते हैं। जिसके बाद फ्रंटमैन किसी के पास जाता है जो गोल्डन मास्क पहना होता है, और फ्रंटमैन उससे बताता है कि वीआईपीज आ चुके हैं। और तभी वो शख्स अपना मास्क उतारता है, लेकिन हमें उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता है। तभी सारे वीआईपीज आ जाते हैं और फ्रंटमैन उनका वेलकम करता है। वो सारे वीआईपीज गोल्डन मास्क पहने होते हैं, वो भी अलग अलग एनिमल के, और वो सारे इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो वीआईपीज कोरिया से नहीं है बल्कि दूसरी कंट्रीज से है। तभी हम वहाँ पर जुनहो को छुपा हुआ देखते हैं। फ्रंटमैन उन सारे वीआईपीज को एक बड़े से हॉल में लेकर आता है जहाँ पर सब कुछ ब्यूटीफुली जंगल की तरह डेकोरेट किया हुआ था, और वहाँ पर कुछ लड़कियों को इन्वायरमेंट के हिसाब से उनकी बॉडी को पेंटेड किया हुआ था। वहाँ पर बहुत बड़ी एलईडी भी लगाई हुई थी जहाँ पर वो बैठकर गेम का मजा ले सके। तभी वो लोग एलईडी में एक प्लेयर को फांसी लगाते हुए देखकर हंसते हैं और उसे लूजर कहते हैं, और उनमें से एक वीआईपी कहता है कि उस प्लेयर पर उसने खूब सारे पैसे लगाए थे। और तभी उनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि वो वीआईपी प्लेयर के ऊपर पैसे लगाते थे और उन्हें गेम खेलते हुए और मरता हुआ देखकर मजे लेते थे। फ्रंटमैन उनसे कहता है कि जब तक गेम स्टार्ट नहीं हो जाता वो कमरे में जाकर आराम करे। दूसरी तरफ स्टाफ वर्कर एक कॉफिन लेकर आते हैं जिसे देखकर सारे प्लेयर्स चारों तरफ देखने लगते हैं कि आखिर हुआ क्या है, और तभी उस आदमी को फांसी लगी हुई देखते हैं जिसने अपनी वाइफ को गेम में खो दिया था, और उसे देखकर सारे प्लेयर चौंक जाते हैं। उस आदमी के मरने की वजह से एक और प्लेयर कम हो जाता है और प्राइज मनी बढ़ जाती है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि अगला गेम शुरू होने वाला है, इसलिए वो गेम हॉल में आ जाए। तभी हम वीआईपीज को सर्व करने वाले स्टाफ को देखते हैं। उसी वक्त वहाँ पर जुनू आकर एक स्टाफ को गन पॉइंट करके उसके कपड़े उतार कर पहन लेता है और उसे बांधकर बेहोश कर देता है, और जुनू रेडी होकर अपने फोन की रिकॉर्डिंग को ऑन करके अपने स्लीव में छुपा लेता है ताकि वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ वो रिकॉर्ड कर सके। दूसरी तरफ सारे वीआईपीज कपड़े चेंज करके मजे से सोफे पर बैठकर गेम का मजा लेने के लिए आते हैं, और तभी हम वहाँ पर जुनू को देखते हैं और वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था वो उस पर नजर रख रहा था। फ्रंटमैन वीआईपीज को गेम के बारे में बताता है और उन्हें छोटा सा प्रोटोटाइप दिखाता है जो आज का गेम होने वाला था। उसके बाद सारे प्लेयर 5th गेम खेलने के लिए गेम हॉल में जाते हैं जहाँ पर 1 से लेकर 16 पुतले होते हैं और उन पे 1 से लेकर 16 नंबर लिखे होते हैं, और सभी प्लेयर को अगले गेम के लिए एक नंबर चूज करने को कहा जाता है। तभी कुछ प्लेयर्स बीच का नंबर उठा लेते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि अगला गेम क्या होगा, इसलिए अगर वो पहले गए और उन्हें गेम नहीं समझ आया तो वो मरेंगे, और अगर वो एंड का नंबर चूज करते हैं और कोई टाइम लिमिट का गेम आया तो भी वो मरेंगे। इसलिए वो बीच का नंबर चूज करते हैं कि ना ही उन्हें शुरू में जाना पड़ेगा, और अगर टाइम लिमिट का गेम हुआ तो उन्हें एंड में भी जाना नहीं पड़ेगा। तभी अनाउंसमेंट होती है कि जो भी नंबर प्लेयर्स चूज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग उनकी बारी आएगी।
और तभी ग्यून सोचता है कि इस गेम में भी टाइम लिमिट हो सकती है, इसलिए उसे पहला नंबर चूज करना चाहिए। लेकिन तभी वो रुकता है और सोचता है कि गेम को बिना जाने पहला जाना खतरनाक हो सकता है, इसलिए अगर वो लास्ट का नंबर चूज करता है तो वो बाकी प्लेयर्स को देखकर प्लान बना सकता है। लेकिन तभी ग्यून देखता है कि सांगू ने 14 नंबर और सिबियोक ने 15 नंबर उठा लिया है और बाकी बचे हुए प्लेयर भी अपना अपना नंबर उठा लेते हैं और अब सिर्फ 1 और 16 नंबर बचा था। ग्यून को समझ नहीं आता है कि उसे स्टार्टिंग में जाना चाहिए या फिर लास्ट में। लेकिन तभी ग्यून नंबर 1 चूज करने की सोचता है। उसी में जो उसके पीछे एक आदमी आता है और ग्यून से कहता है कि क्या वो नंबर 1 ले सकता है, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के पीछे कायरों की तरह बिताई है, इसलिए आज वो एक मौका चाहता है ताकि वो सबके सामने बहादुर बनकर एक नंबर पर खड़ा हो सके। तभी ग्यून अपना एक नंबर उसे देकर 16 नंबर को चूज कर लेता है। दूसरी तरफ एलईडी में सारे वीआईपीज उन्हें देखकर उन पर हंस रहे होते हैं और उनका मजाक बनाकर एंजॉय कर रहे होते हैं। और तभी वीआईपीज के सामने कर्टन्स खुलते हैं और वो प्लेयर्स को अपने सामने देखते हैं। तभी सारे प्लेयर गेम हॉल में आ जाते हैं, जहां उन्हें 5th गेम बताया जाता है, जिसका नाम होता है ग्लास स्टेपिंग स्टोन। और हर स्टेपिंग स्टोन 2 टाइप का गिलास से बना है, टेम्पर्ड गिलास और नॉर्मल गिलास। टेम्पर गिलास 2 लोगों का वजन उठा सकता है, लेकिन नॉर्मल गिलास एक आदमी का बोझ भी नहीं उठा सकता। जिस पर जंप करते हुए उन्हें दूसरी तरफ आना है, जिसके बाद वो गेम जीत जाएंगे। और गेम पूरा करने के लिए उनके पास सिर्फ 16 मिनट है और उन सारे प्लेयर्स को एक एक करके जंप करना था। गेम सिंपल था, प्लेयर्स को गेस करना था कि कौन सा टेम्पर गिलास है और कौन सा नॉर्मल गिलास, और अगर किसी प्लेयर का नॉर्मल गिलास पर पैर पड़ जाता है तो वो नीचे गिरकर मर जाएगा। तभी जिसने नंबर 1 चुना था वो ग्यून की तरफ देखता है और उसे अपने किए हुए डिसीजन पर पछतावा होता है कि उसने नंबर 1 क्यों चूज किया, क्योंकि सारे प्लेयर्स को नंबर के अकॉर्डिंग ही जाना है और उस प्लेयर का नंबर 1 था, इसलिए सबसे पहले वो जाता है। वो आदमी डरते हुए पहला कदम रखता है और लकीली वो टेम्पर गिलास होता है। उसके बाद वो आदमी दूसरा कदम रखता है, लेकिन इस बार वो नॉर्मल गिलास था, जिस वजह से वो आदमी नीचे गिरकर मर जाता है। दूसरी तरफ सारे वीआईपीज भी उन्हें देखकर एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी एक वीआईपी जुनहो को उसके पास बैठने को कहता है। जुनहो से कहता है कि उसे दूसरे गेस्ट को भी सर्व करना है, जिस पर वो वीआईपी से पूछता है कि अगर ये मेरे पास बैठा रहे तो क्या किसी को प्रॉब्लम है, जिस पर सारे वीआईपीज कहते हैं कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद वो जुनहो को अपने पास बैठा लेता है। दूसरी तरफ प्लेयर्स अपनी अपनी तरकीब लगाकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन नॉर्मल ग्लास पर पैर रखते ही वो गिरकर मर जाते हैं और ऐसे ही बचे हुए प्लेयर्स आगे बढ़ने लगते हैं। उसके बाद ग्यून की बारी आती है। ग्यून जब गिलास पर जंप करने जाता है तो वो भूल जाता है कि कौन सा वाला टेम्पर गिलास था, लेकिन तभी सिबिक उसकी हेल्प करती है। अब सिर्फ 6 मिनट बचे थे और दोक्सू के आगे जो भी प्लेयर नंबर के हिसाब से जा रहे थे वो सब गिरकर मर जाते हैं और अब दोक्सू की बारी थी आगे बढ़ने की। लेकिन दोक्सू आगे नहीं बढ़ता है और कहता है कि वो लोगों के लिए अपनी जान क्यों गवाए और अगर जिसे जाना है तो वो जा सकता है। उसी वक्त दोक्सू के सामने हान मिनियो आ जाती है और कहती है कि वो आगे जाएगी। तभी हान मिनियो चालाकी से दोक्सू के पास आ जाती है और उसे कसकर पकड़ लेती है और कहती है कि उसने उससे कहा था कि अगर वो उसे धोखा देगा तो वो उसे मार देगी। और तभी हान मिनियो उसे लेकर सामने वाले गिलास पर गिर जाती है और वो नॉर्मल गिलास होने की वजह से वो टूट जाता है और वो दोनों नीचे गिरकर मर जाते हैं। दूसरी तरफ वीआईपी जुनू से कहता है कि उसकी आंखें कितनी प्यारी है और वो उसे उसका मांस उतारकर उसका चेहरा देखने को कहता है। जिसके बाद वीआईपी जुनू का मांस उतारने जाता है, लेकिन तभी जुनू उसे रोकता है और कहता है कि वो कहीं और चलते हैं जहाँ पर उन्हें डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो। उसके बाद वीआईपी जुनू को कमरे में लेकर जाता है, जहाँ पर वो उसका मांस उतारता है और उसे कहता है कि अगर वो उसे 5 मिनट में सेटिस्फाई कर दे तो वो उसकी लाइफ बदल देगा। लेकिन तभी जुनू उसके टेस्टिकल को पकड़ लेता है और कहता है कि क्या वो सेटिस्फाई हुआ। जिसके बाद जुनू गन पॉइंट करके उसका मांस उतारता है और कहता है कि वो उसे गेम के बारे में सब कुछ बताए जो भी वो जानता है। जिसके बाद जुनू उसकी रिकॉर्डिंग करता है। दूसरी तरफ अब सिर्फ 4 प्लेयर्स बचे थे, जिसमें ग्यून, सांगवू, सिबियक और एक आदमी होता है। वह आदमी बताता है कि उसने 30 साल एक गिलास की फैक्ट्री में काम किया है और वो बता सकता है कि टेम्पर और नॉर्मल गिलास कौन सा है। वो आदमी बताता है कि अगर वो टेम्पर गिलास को लाइट में एक साइड से देखे तो उसमें हल्का सा दाग दिखाई देता है और ऐसा करते हुए वो सब टेम्पर गिलास पर पैर रखते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन वीआईपी से फ्रंटमैन को इस बात का पता चल जाता है, इसलिए फ्रंटमैन लाइट्स ऑफ कर देता है ताकि वो लाइट की रिफ्लेक्शन को यूज़ करके टेम्पर गिलास का पता ना लगा पाए। लाइट्स ऑफ होने की वजह से वो आदमी पता नहीं लगा पाता है कि कौन सा टेम्पर गिलास है और कौन सा नॉर्मल गिलास। तभी वो आदमी बताता है कि वो आवाज़ के जरिए भी पता लगा सकता है कि कौन सा टेम्पर गिलास है और कौन सा नॉर्मल गिलास। इसलिए उसे टेम्पर गिलास की पहचान के लिए उसकी आवाज़ सुननी होगी, इसलिए वो उनसे कुछ फेंकने के लिए मांगता है, लेकिन उनके पास कुछ नहीं था। तभी ग्यून अपना लास्ट कंचा देता है जो उसे उस बूढ़े अंकल ने दिया था। वो आदमी उस कंचे को गिलास पर फेंकता है, जिसके बाद वो एक और कंचा मांगता है ताकि वो दूसरी गिलास की भी आवाज़ सुन सके। लेकिन तभी ग्यून कहता है कि उसके पास और कंचे नहीं है। वो आदमी समझ नहीं पाता है कि वो कौन से गिलास पर कूदे। तभी टाइम खत्म होने वाला होता है और तभी सांग उस आदमी के पास जाकर उसे सामने वाले गिलास पर फेंक देता है और वो नॉर्मल गिलास होता है, जिसकी वजह से वो आदमी नीचे गिरकर मर जाता है। जिसके बाद वो एक एक करके गिलास पार करके गेम जीत जाते हैं और तभी टाइम खत्म हो जाता है और वहाँ पर जितने भी गिलास बचे थे उनमें माइक्रो बॉम्ब लगे हुए थे, जिस वजह से वो सारे गिलास फट जाते हैं और गिलास के कुछ टुकड़े आकर उन तीनों को लग जाते हैं।
दूसरी तरफ फ्रंटमैन देखता है कि एक वीआईपी वहाँ पर नहीं है और तभी वो अपने लोगों को वीआईपी के रूम को चेक करने को कहता है, जिसके बाद वो वीआईपी के रूम को चेक करते हैं और तभी उन्हें वहाँ पर वो वीआईपी बेहोश पड़ा मिलता है और वो फ्रंटमैन को ये बात बताते हैं। फ्रंटमैन अपने स्टाफ से उस जासूस के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहते हैं कि वो सब उसे ही ढूंढ रहे हैं। तभी फ्रंटमैन अपने कमरे में जाकर अपनी एग्जिट प्लेस को चेक करता है, जहाँ पर वो जुनहो को जाते हुए देख लेता है, जिसके बाद उसके स्टाफ लोग जुनहो को पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी वो वहाँ पर एक डाइविंग सूट को गायब देखते हैं और ये बात वो फ्रंटमैन को बताते हैं, जिसके बाद फ्रंटमैन कुछ गार्ड के साथ बोर्ड में बैठकर उसे ट्रैक करता हुआ उसका पीछा करता है और तभी हम जुनहो को भी देखते हैं जो एक आइलैंड की तरफ जा रहा होता है और इसी के साथ एपिसोड 7 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग होती है जुनहो को दिखाते हुए जो एक दूसरे आइलैंड पर पहुंच जाता है। जुनहो देखता है कि उसके फ़ोन में नेटवर्क नहीं है, इसलिए वो पहाड़ के ऊपर जाने की सोचता है जहां उसके फ़ोन में नेटवर्क आ सके। दूसरी तरफ ग्योन, सांगवू और सिबियो वापस हॉल में आ जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सारे बेड हटा के 3 बेड रखे हुए थे। तभी एज अ ऑडियंस हम एक चीज़ और नोटिस करते हैं कि वहाँ की दीवारों पर सेम वही पेंटिंग बनी हुई थी जो गेम उन सारे प्लेयर्स ने खेले थे और ये देखकर हमें समझ में आता है कि उन लोगों ने इनडायरेक्टली प्लेयर्स को ये बता दिया था कि वो कौन सा गेम खेलने वाले हैं। उसके बाद हम सीबियो को देखते हैं जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसी वक्त ग्योन सांगवू से पूछता है कि उसने उस आदमी को धक्का क्यों दिया, वो आदमी बच सकता था क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक ही गिलास बचा था। तभी सांगवू कहता है कि वो आदमी जानता था कि टेम्पर ग्लास कौन सा था, लेकिन फिर भी वो चुप रहा और उसने दूसरों को मरने दिया, उसने किसी की हेल्प नहीं की और वैसे भी अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो सब मारे जाते क्योंकि टाइम खत्म होने वाला था। तभी ग्योन सांगवू से पूछता है कि अगर वो उस आदमी की जगह खड़ा होता तो क्या वो उसे भी धक्का दे देता, लेकिन सांगवू उसकी बात का सही से जवाब नहीं देता है। सांगवू को देखकर ग्योन समझ जाता है कि सांगवू बदल चुका है, वो पहले जैसा नहीं रहा, वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। तभी उसी वक्त वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और 5th गेम कंप्लीट करके फाइनलिस्ट बनने के लिए उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं और फाइनलिस्ट के लिए उन्होंने कुछ स्पेशल सरप्राइज प्लान किया है, लेकिन सरप्राइज से पहले वो कपड़े चेंज कर ले। वो लोग उन तीनों के लिए नए कपड़े लेकर आए थे जिसे वो उन्हें पहनने को कहते हैं। उसके बाद सिबियो बाथरूम में कपड़े चेंज करने जाती है और तभी हम देखते हैं कि उसके पेट में एक बड़ा कांच का गिलास का टुकड़ा घुसा हुआ है। एक्चुअली लास्ट में जब टाइम खत्म होने पर गिलास फटे थे तो उनमें से एक बड़ा सा गिलास का टुकड़ा सिबियो के पेट में आकर घुस गया था। सिबियो उस बड़े से गिलास के टुकड़े को बाहर निकालती है जिससे उसे काफी खून निकलता है और वो बहुत ज्यादा घायल होती है। सिबियो अपने टी शर्ट को फाड़कर पेट पर बांध देती है ताकि उसका खून बहना बंद हो जाए। उसके बाद वो कपड़े चेंज करने जाती है और बॉक्स में बहुत शानदार फॉर्मल सूट होता है। दूसरी तरफ जुनहो सिग्नल के लिए ऊंचाई पर जा रहा था। तभी फ्रंटमैन और बाकी गार्ड्स ऑक्सीजन सिलेंडर को ट्रैक करते हुए उसी आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहां पर जुनहो था। तभी फ्रंटमैन कहता है कि उसे वो जिंदा चाहिए, जिसके बाद वो सारे गार्ड जुनहो को ढूंढने लगते हैं। तभी फ्रंटमैन ऑक्सीजन सिलेंडर को शूट करता है ताकि जुनहो यहाँ से भाग न सके। तभी जुनहो फ्रंटमैन और गार्ड्स को वहाँ पर देख लेता है जिसे देखकर वो छुप जाता है। जुनहो के फोन में नेटवर्क आ जाता है और तभी वो अपने चीफ को कॉल करता है और उससे बताता है कि वो एक आइलैंड पर है और वो उसके फोन को लोकेट करके अभी कोस्ट गार्ड या फिर पुलिस स्क्वाड को भेजे। लेकिन तभी पुलिस चीफ कहता है कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है कि वो क्या कह रहा है, जिस पर जुनहो कहता है कि वो अभी उसे वीडियो और फोटो भेज रहा है, वो उसे देखे, जिसके बाद जुनहो उसे वीडियो और फोटोज भेजता है। दूसरी तरफ स्क्रीन में दिखाते हैं कि अब सिर्फ 3 प्लेयर्स बचे हैं और प्राइज मनी टोटल 45 बिलियन 300 मिलियन वॉन हो चुका है। उसके बाद गार्ड्स उन तीनों फाइनलिस्ट के लिए टेबल रेडी करते हैं और हॉल के बीचों बीच एक राउंड चेस की फ्लोर पर एक बड़ी लंबी ट्रायंगल शेप की टेबल रखी होती है, जिसके तीनों कोनों पर तीनों फाइनलिस्ट बैठे होते हैं और वो तीनों उन्हें दिए गए ब्लैक फॉर्मल सूट पहने होते हैं। तभी उन्हें अच्छा खाना सर्व होता है ताकि वो पूरी ताकत और हिम्मत के साथ लास्ट गेम खेल सके, इसलिए वो बिना फिक्र करे दावत का मजा ले। उसके बाद वो तीनों खाना स्टार्ट करते हैं। ग्योन और सांगवू खाने पर टूट पड़ते हैं क्योंकि इतने दिनों से उन्होंने अच्छा खाना नहीं खाया था, लेकिन सिबियो के पेट में लगी चोट की वजह से वो ठीक से खाना नहीं खा पाती है। दूसरी तरफ जुनहो गार्ड से बचकर भाग रहा होता है और तभी वो देखता है कि उसके भेजे हुए वीडियोस और फोटो अभी तक पुलिस तक नहीं पहुंची है, इसलिए वो फिर से उन्हें रीसेंड करता है। उसी वक्त गार्ड्स उसे देख लेते हैं। जुनहो उनसे बचकर भाग रहा होता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है क्योंकि उसके आगे समुद्र था। उसी वक्त गार्ड्स भी उसके पीछे आ जाते हैं। तभी जुनहो उन पर गन पॉइंट करता है और उन्हें सरेंडर करने को बोलता है और कहता है कि उसने पुलिस को यहाँ की सारी वीडियोस और फोटोज बना के भेज दिए हैं और कोस्ट गार्ड यहाँ पहुंचने वाली होंगे। तभी पीछे से फ्रंटमैन आता है और कहता है कि इस एरिया में फोन का सिग्नल नहीं मिलता है, तो जो कुछ भी उसने भेजा है वो अभी तक सेंड नहीं हुआ होगा, इसलिए वो अपनी गन फेंक कर फोन उसे दे दे। लेकिन जुनहो फ्रंटमैन से कहता है कि वो खुद को पुलिस के हवाले कर दे। तभी फ्रंटमैन बताता है कि कोरियन पुलिस के अकॉर्डिंग एक गन में 6 की जगह 5 गोली होती है और उनमें से एक खाना खाली होता है और एक खाने में नकली गोली होती है और 3 गोलियां असली होनी चाहिए। इसलिए अब उसके बाद 3 गोली बची है, जिसमें से एक गोली उसने गार्ड को मार दी और दूसरी गोली लॉक तोड़ने के लिए उसने चलाई और अब उसकी गन में सिर्फ एक ही गोली बची है, जिस पर जुनहो कहता है कि उसे मारने के लिए सिर्फ एक ही गोली काफी है। और तभी फ्रंटमैन उसके पास जाने लगता है, जिसे देखकर जुनहो फ्रंटमैन को शूट कर देता है और गोली सीधा फ्रंटमैन के कंधे पर जाकर लग जाती है, लेकिन फ्रंटमैन उसे कुछ नहीं करता है और गार्ड्स को भी पीछे रहने को कहता है। फ्रंटमैन कहता है कि अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो वो उसके साथ चले। उसी वक्त जुनहो फ्रंटमैन से पूछता है कि वो कौन है। तभी फ्रंटमैन अपना मास्क उतारता है और फ्रंटमैन को देखकर जुनहो चौंक जाता है क्योंकि फ्रंटमैन और कोई नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई इन्हू था, जिसे वो ढूंढ रहा था।
और उसका भाई इस गेम को ऑपरेट कर रहा था। अपने भाई को देखकर जुन्नू शॉक था। तभी उसका भाई उसे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन जुन्नू जाने से मना कर देता है और पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन तभी फ्रंटमैन अपने छोटे भाई जुन्नू के कंधे पर गोली मार देता है और जुन्नू वहीं से नीचे समुद्र में गिर जाता है, जिसके बाद फ्रंटमैन फिर से अपना मास्क पहन लेता है। दूसरी तरफ गिहुन और सांगवू अपना खाना खत्म कर चुके थे, लेकिन सीब्योक ने अपना खाना पूरा नहीं खाया होता है। उसके बाद गार्ड्स उनकी प्लेट ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो एक चाकू उनके पास छोड़ जाते हैं और वो चाकू उन्होंने जानबूझकर वहाँ छोड़ा था ताकि अगर वो चाहे तो उनमें से किसी एक प्लेयर को वो खत्म कर सके। वो तीनों अपना अपना चाकू उठा लेते हैं ताकि अगर उन पर किसी ने अटैक किया तो वो खुद को बचा सके। उसके बाद रात हो जाती है और वो तीनों जग रहे होते हैं क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो सो गए तो कोई उन्हें मार ना दे। वो तीनों अपना चाकू हाथ में लेकर बैठे होते हैं। इसी भी सीब्योक की आग लग जाती है और तभी ग्यून उसके पास आता है और उसे जगाता है। सीब्योक को लगता है कि ग्यून उसे मारने आया है, लेकिन ग्यून उससे कहता है कि अगर वो उसे मारना चाहता तो तभी मार देता जब वो सो रही थी और उसने ये चाकू उसकी वजह से नहीं बल्कि सांगवू की वजह से अपने पास रखा है क्योंकि उसे सांगवू पर यकीन नहीं। उसके बाद ग्यून नाइफ को जेब में डालकर सीब्योक के पास बैठ जाता है। तभी ग्यून सीब्योक से कहता है कि अगला कोई भी गेम हो वो दोनों साथ रहेंगे और एक टीम की तरह एक दूसरे की मदद करेंगे और सांगवू को हराकर सारे पैसे आधे आधे बांटकर यहाँ से निकल जाएंगे। सीब्योक उससे पूछती है कि पैसे लेकर जब वो यहाँ से जाएगा तो क्या करेगा, जिस पर ग्यून कहता है कि पहले तो वो अपने सारा कर्जा उतारेगा और उसके बाद वो अपनी माँ के लिए एक बड़ी सी दुकान खरीदेगा जो उसकी माँ की विश है और उसके बाद वो अपनी बेटी के लिए एक अच्छा फादर बनेगा। तभी सीब्योक ग्यून से अपने भाई के बारे में बताती है और कहती है कि उसका भाई ऑर्फनेज में है और उसने अपने भाई से वादा किया है कि खूब सारे पैसे आते ही वो एक घर खरीदेंगे जहाँ उसका भाई, माँ और वो साथ रहेंगे। तभी सीब्योक ग्यून से प्रॉमिस करने को कहती है कि अगर उन दोनों में से कोई एक भी इस जगह से जिंदा बाहर निकलता है तो वो एक दूसरे की फैमिली का ध्यान रखेंगे। लेकिन ग्यून कहता है कि वो दोनों ही इस जगह से सांगवू को हराकर बाहर निकलेंगे। लेकिन तभी भी सीब्योक उससे वादा करने को कहती है कि अगर उसे कुछ हो जाए तो वो उसके भाई का ख्याल रखेगा। लेकिन तभी उसी वक्त ग्यून देखता है कि सांगवू सो रहा है और उसके हाथ से चाकू गिर गया है, जिसे देखकर वो उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी सीब्योक उसे रोकती है और कहती है कि वो जानती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है। ये सुनकर ग्यून रुक जाता है। तभी सीब्योक की तबीयत खराब होने लगती है। ग्यून उसके पास जाता है और देखता है कि वो घायल है और उसे बहुत खून निकल रहा है। तभी सीब्योक कहती है कि उसे घर जाना है और ये कहकर वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर ग्यून दरवाजे की तरफ भागता है और गार्ड से उनकी मदद करने को कहता है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता है। ग्यून चिल्लाता रहता है और मदद मांगता है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता है। लेकिन तभी उसी वक्त लाइट्स ऑन होती है और गार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं। ग्यून कहता है कि सीब्योक का बहुत खून बह चुका है, उसे डॉक्टर की जरूरत है। लेकिन तभी ग्यून देखता है कि वो गार्ड अपने साथ एक कॉफिन लेकर आए हैं। ग्यून को कुछ समझ नहीं आता है। तभी वो जैसे ही सीब्योक की तरफ देखता है तो वहाँ पर सांगवू खड़ा होता है और ये देखकर वो भागता हुआ सीब्योक के पास जाता है और देखता है कि सांगवू ने चाकू से सीब्योक को स्टैब करके मार दिया है। ये देखकर ग्यून को गुस्सा आ जाता है और तभी वो नाइफ लेकर सांगवू को मारने जाता है, लेकिन तभी गार्ड उसे रोक देते हैं। तभी गार्ड सीब्योक की बॉडी को कॉफिन में रखते हैं और ये देखकर ग्यून बहुत रोता है। अब 2 प्लेयर्स बचे थे और अब प्राइज मनी 45 बिलियन 5 मिलियन वॉन हो जाती है। उसके बाद गार्ड सीब्योक की बॉडी को जला देते हैं। तभी दूसरी तरफ हम फ्रंटमैन को देखते हैं जो अपने कंधे से गोली निकालता है और तभी वो अपने सामने अपने भाई को इमेजिन करता है जिसके कंधे पर गोली लगी थी और वो अपने भाई से कहता है कि उसने ऐसा क्यों किया। और इसी के साथ एपिसोड 8 यहीं पर खत्म हो जाता है। लास्ट एपिसोड 9 की शुरुआत होती है सांगवू और गिहुन को दिखाते हुए। 456 प्लेयर्स में से सिर्फ सांगवू और गिहुन ही बचे थे। वो अपना लास्ट गेम खेलने जाते हैं। गेम स्टार्ट करने से पहले टॉस होता है कि कौन ऑफेंस खेलेगा और कौन डिफेंस। गिहुन टॉस जीत जाता है और वो ऑफेंस खेलने को कहता है और सांगवू को डिफेंस खेलना होगा। उसके बाद गेट खुलता है और वो उसी प्ले ग्राउंड पर आते हैं जहाँ पर सारे प्लेयर्स ने पहला गेम रेड लाइट ग्रीन लाइट खेला था। 6th और फाइनल गेम का नाम होता है स्क्विड गेम। फ्रंटमैन और वीआईपी लोग ऊपर से उन्हें देख रहे होते हैं। उसके बाद गार्ड उन्हें स्क्विड गेम के रूल समझाता है कि ऑफेंस को डिफेंस से बचकर स्क्विड के नक्शे में जाना होगा और जीतने के लिए स्क्विड के हेड को पैर से टैप करना होगा और डिफेंस को जीतने के लिए ऑफेंस को स्क्विड के नक्शे से बाहर धक्का देना होगा। और अगर गेम के दौरान कोई भी प्लेयर किसी वजह से गेम कंटिन्यू नहीं कर पाता है तो दूसरा प्लेयर गेम जीत जाएगा। तभी गिन पूछता है कि इसका कहने का क्या मतलब है, जिस पर गार्ड कहता है कि अगर गेम के दौरान किसी एक प्लेयर की डेथ हो जाए तो दूसरा प्लेयर गेम जीत जाएगा। उसके बाद गेम स्टार्ट होता है। ग्यून चुपके से अपने हाथ में मिट्टी उठा देता है, जिसके बाद वो गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। लेकिन तभी सांगवू नाइफ से उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन उसी वक्त ग्यून उसकी आंख में मट्टी फेंककर आगे बढ़ता है। तभी बारिश होने लगती है। उसी भी सांगवू ग्यून से कहता है कि सीब्योक तो वैसे भी मरने वाली थी, उसने तो उल्टा उसे उसके दर से आज़ाद कर दिया है। जिस पर ग्यून कहता है कि उसे सफाई देने की जरूरत नहीं है, उसे पता है वो जिंदा थी और वो बच सकती थी। तभी सांगवू कहता है कि इसी वजह से उसने सीब्योक को मारा, क्योंकि वो जानता था कि सीब्योक को बचाने के लिए वो गेम खेलने से मना कर देता। और तीसरे रूल के अकॉर्डिंग अगर वो दोनों गेम खेलने से मना कर देते तो मेजोरिटी ऑफ प्लेयर की वजह से उसे खाली हाथ इतनी दूर आकर जाना पड़ता। तभी ग्यून कहता है कि अगर सीब्योक ने उसे रोका ना होता तो वो उसे तभी मार देता जब वो सो रहा था। तभी ग्यून अपना नाइफ निकालता है और कहता है कि वो उसे पैसे लेकर यहाँ से जाने नहीं देगा,
जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं और एक दूसरे को नाइफ से मारने की कोशिश करते हैं। उन दोनों के बीच में डेंजर फाइट होने लगती है और उन्हें लड़ता हुआ देखकर वीआईपीज एंजॉय करते हैं। वो दोनों लड़ते रहते हैं और तभी सांगवू नाइफ उठाकर घ्यून के पेट और पैर पे मारता है, जिससे घ्यून जख्मी होकर गिर जाता है। गेम जीतने के लिए सांगवू कुछ भी कर सकता था, इसलिए वो नाइफ उठाकर घ्यून को मारने जाता है, लेकिन तभी घ्यून अपना हाथ बीच में लाता है और नाइफ उसके हाथ से आर पार हो जाता है और तभी घ्यून उसके पैर को काट लेता है, जिसके बाद वो सांगवू को खूब मारता है। और उसी बीच घ्यून अपने हाथ से नाइफ निकालकर सांगवू को मारने जाता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है और उठकर गेम जीतने के लिए स्क्विड लैंड के अंदर जाने लगता है और गार्ड सांगवू के ऊपर गन पॉइंट करता है, मतलब स्क्विड के हेड पर पैर रखते ही घ्यून जीत जाएगा और तभी गार्ड सांगवू को शूट करके मार देगा। लेकिन तभी घ्यून रुक जाता है और स्क्विड के हेड पर पैर नहीं रखता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने इस पर पैर रखा तो वो जीत जाएगा और वो लोग सांगवू को मार देंगे। इतना कुछ करने के बाद भी घ्यून सांगवू के बारे में सोचता है और गार्ड से कहता है कि वो आगे नहीं खेलना चाहता, वो ये गेम को यहीं पर खत्म करना चाहता है। घ्यून गार्ड के पास आता है और कहता है कि एग्रीमेंट के तीसरे रूल के मुताबिक मेजोरिटी चाहे तो ये गेम यहीं पर खत्म हो सकता है और अगर वो दोनों गेम खेलने से मना कर दे तो गेम यहीं पर खत्म हो जाएगा। ये सब देखकर वीआईपी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि वो इतनी दूर आकर गेम को खत्म करना चाहता है, वो भी इस मोमेंट में जब वो प्राइज मनी और जीत के इतने करीब है। दूसरी तरफ घ्यून सांगवू के पास आता है, तभी सांगवू घ्यून से कहता है कि बचपन में जब वो स्क्विड गेम खेलते थे तो उनकी मॉम्स उनको डिनर के लिए बुलाती थी, लेकिन अब उन्हें कोई नहीं बुलाता। सांगवू कहता है कि उसने अपनी मॉम को सफ़र करते हुए देखा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तभी घ्यून अपने हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि चलो साथ में घर चलते हैं। ये सब देखकर सांगवू रोने लगता है और उसे अपनी की हुई सारी गलतियों का पछतावा होता है। सांगवू घ्यून की तरफ हाथ बढ़ाता है और तभी उसे सॉरी बोलकर वो नाइफ उठाकर अपने गर्दन पर स्टैब कर देता है और अपने बचपन के दोस्त को मरता हुआ देखकर घ्यून खूब रोता है और मरने से पहले सांगवू घ्यून से कहता है कि वो उसकी माँ का ख्याल रखे और ये कहकर वो मर जाता है। सांगवू के मरते ही घ्यून ये गेम जीत जाता है और 456 प्लेयर में से सिर्फ एक ही प्लेयर घ्यून बचा था जो सारे गेमों को जीत गया था और अब टोटल प्राइज मनी हो गई थी 45,600,000,000 वॉन। जिसके बाद वो पैसे से भरा हुआ पिगी बैंक नीचे उतार दिया जाता है और अब सारे गेम खत्म हो चुके थे और ग्यून प्राइज मनी का विनर था और अब हम देखते हैं कि सारे वीआईपीज भी जा चुके थे। अगली सीन में हम ग्यून को फ्रंटमैन के साथ कार में देखते हैं। फ्रंटमैन ने अपना मास्क उतारा हुआ था और ग्यून के हाथों में रस्सी और आंखों में पट्टी बंधी हुई थी ताकि वो फ्रंटमैन का चेहरा न देख सके। तभी फ्रंटमैन घ्यून को उसकी जीत के लिए कांग्रेचुलेशन बोलता है और कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो यहाँ तक पहुँचेगा। तभी घ्यून उससे पूछता है कि उसने उन सबके साथ ऐसा क्यों किया, जिस पर फ्रंटमैन उससे कहता है कि उसे हॉर्स रेसिंग पसंद है ना, ऐसी वो सब लोग उनके लिए रेस ट्रैक के घोड़े हैं। फ्रंटमैन की ऐसी बातें सुनकर घ्यून को गुस्सा आता है। तभी घ्यून फ्रंटमैन से पूछता है कि वो कौन है, लेकिन फ्रंटमैन उसे कोई जवाब नहीं देता है और कहता है कि वो बस इसे एक सपना समझे और ये कहकर वो अपना मास्क पहन लेता है और तभी कार में बेहोशी का स्प्रे किया जाता है जिससे घ्यून बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो लोग घ्यून को रोड पर फेंक कर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद एक आदमी उसे देखकर उसके पास आकर उसकी आँख की पट्टी खोलता है और तभी घ्यून को होश भी आ जाता है और तभी उसके मुंह से एक क्रेडिट कार्ड निकलता है। उसके बाद घ्यून एटीएम जाता है और अपने क्रेडिट कार्ड से 10,000 वोन निकालता है और जो उसका गेम का नंबर था 456, वही उसका एटीएम पिन का नंबर भी होता है 0456। उसके बाद वो 10,000 वोन ले लेता है। तभी अपने अकाउंट का बैलेंस देखता है जो था 45,599,990,000 वोन। इतने सारे पैसे होने के बाद भी घ्यून खुश नहीं था क्योंकि इन पैसों की वजह से उसके कई दोस्त मारे गए। उसके बाद घ्यून अपने घर की तरफ जा रहा होता है कि तभी सांगवू की मोम उसे रोकती है। सांगवू की मोम अपनी शॉप से उसे कुछ मच्छी देती है और कहती है कि वो घर जाके इसे अपनी मोम के साथ खाए। सांगवू की माँ बताती है कि उसने उसकी माँ को कॉल लगाया था, लेकिन उसकी माँ ने फ़ोन नहीं उठाया, शायद उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और 2 दिन से वो काम पर भी नहीं आई। तभी जो 10,000 वोन घ्यून ने एटीएम से निकाले थे वो पैसे वो सांगवू की माँ को देता है, लेकिन सांगवू की मोम पैसे लेने से मना करती है और कहती है कि वो इस पैसों को अपने पास रखे और अपनी मोम को दे दे और ये कहकर वो जाने लगती है। तभी सांगवू की मोम घ्यून से पूछती है कि क्या उसे सांगवू के बारे में कुछ पता है, लेकिन घ्यून उसे कुछ नहीं बताता है। उसके बाद घ्यून अपने घर आता है और अपनी मोम को आवाज़ देता है और कहता है कि वो घर आ गया, लेकिन उसकी मोम नहीं आती है। उसके बाद वो कमरे में जाकर अपनी मोम को देखता है और तभी वो अपनी मोम को जमीन पर पड़ा देखता है। घ्यून को लगता है कि उसकी मोम सो रही है, लेकिन जब वो अपनी मोम के पास आता है और चेक करता है तो वो देखता है कि उसकी मोम मरी पड़ी है और ये देखकर घ्यून पूरी तरह से टूट जाता है और रोने लगता है। घ्यून अपनी मोम को उठाता है और कहता है कि वो घर आ गया और वो पैसे भी कमा के लाया है, लेकिन कोई फायदा नहीं था, उसकी मोम मर चुकी थी। घ्यून रोता हुआ अपनी मोम के पास लेट जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर 1 साल के बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर हम ट्रेन में घ्यून को देखते हैं जिसकी हालत अब पहले से भी ज़्यादा खराब थी। लंबे बाल और दाढ़ी और फटे पुराने कपड़े, इसका साफ साफ ये मतलब था कि घ्यून ने आज तक जीते हुए प्राइज मनी से 1 रुपया भी यूज नहीं किया। घ्यून एक इन्वेस्टर के ऑफिस जाता है और उससे पूछता है कि उसने उसे यहाँ क्यों बुलाया। इन्वेस्टर घ्यून से माफी मांगता है और कहता है कि वो उसके लिए कार भिजवाने वाला था, लेकिन घ्यून को उसकी बातों में कुछ इंटरेस्ट नहीं था और वो उससे पूछता है कि उसने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया। जिस पर इन्वेस्टर कहता है कि काफी समय पहले उसने उनके बैंक में बहुत पैसे डिपॉजिट कराए थे और उसके पैसे रेगुलर सेविंग अकाउंट में है, लेकिन उस अकाउंट पर कोई खास इंटरेस्ट नहीं मिलता है, इसलिए उन्होंने उस जैसे वीआईपीज के लिए बैंक में सर्विस शुरू की है, इसलिए वो उस सर्विस के बारे में उसे बताना चाहता था।
लेकिन ग्यून को पैसे से कुछ लेना देना नहीं था और वो इन्वेस्टर की बातों का कोई जवाब नहीं देता है और उठकर वहाँ से जाने लगता है। और जाने से पहले वो उस इन्वेस्टर से 10,000 वोन मांगता है और ये सुनकर वो इन्वेस्टर हैरान हो जाता है कि इतना रिच आदमी उससे 10,000 वोन उधार मांग रहा है। जिसके बाद वो इन्वेस्टर ग्यून को 10,000 वोन दे देता है। उसके बाद ग्यून उन पैसों की ड्रिंक खरीद कर पीता है। तभी उसके पास एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है कि क्या वो कुछ फूल खरीद सकता है, क्योंकि अगर ये फूल आज नहीं बिके तो ये फूल मुरझा जाएंगे। जिसके बाद ग्यून बचे हुए पैसों से फूल खरीद लेता है। वो बूढ़ी औरत एक फूल रखकर वहाँ से चली जाती है। तभी ग्यून फूल पर एक कार्ड देखता है, जिसे खोलने पर उसके अंदर एक इन्विटेशन कार्ड था, जो वैसे ही कार्ड होता है जो उसे एक साल पहले गेम खेलने के लिए मिला था। और उस कार्ड को देखकर ग्यून चौंक जाता है। उस कार्ड के पीछे एक जगह का एड्रेस लिखा था और ये कार्ड उसके गांगू ने भेजा है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है। उसके बाद ग्यून उसी एड्रेस पर जाता है और एड्रेस पर लिखे हुए 7वें फ्लोर पर आता है, जहाँ पर उसे एक शख्स बेड पर लेटा दिखता है जो काफी बीमार होता है। ग्यून उस शख्स के पास जाता है और देखता है कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़े अंकल है। और ये सीन देखकर ऑडियंस भी पूरी तरह से शॉक हो गई थी। बूढ़े अंकल को जिंदा देखकर ग्यून समझ गया था कि इन सब गेम के पीछे वही बूढ़े अंकल है। ग्यून बूढ़े अंकल से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन तभी बूढ़े अंकल की नजर नीचे पड़े एक शराबी आदमी पर जाती है, जिसे देखकर अंकल ग्यून से कहते हैं कि चलो एक गेम खेलते हैं। अगर 12 बजे तक उस आदमी को मदद नहीं मिली तो वो जीत जाएगा, और अगर 12 बजे से पहले किसी ने उस आदमी की मदद कर दी तो वो जीता। ग्यून अंकल से पूछता है कि आखिर वो है कौन। तभी अंकल कहते हैं कि अगर वो उसके साथ गेम खेलेगा तो वो उसके सारे सवालों का जवाब देगा। जिसके बाद ग्यून सड़क पर पड़े उस आदमी को देखने लगता है और 12 बजने में अभी ज्यादा समय बाकी नहीं था। उस आदमी के पास से काफी लोग गुजरते हैं, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता है। टाइम बीतता रहता है। तभी ग्यून अंकल से पूछता है कि आखिर वो है कौन, जिस पर अंकल बताते हैं कि वो पैसे ब्याज पर देता है। ग्यून कहता है कि इतने आसानी से पैसे कमाकर वो ऐसा घिनौना काम करता है और उसने उससे क्या क्या छुपाया है। बूढ़े अंकल बताते हैं कि ये सच है कि उसके सर में ट्यूमर है। तभी ग्यून पूछता है कि उसने उसे मिलने के लिए क्यों बुलाया, जिस पर अंकल ग्यून से बताते हैं कि उसने सुना है कि उसने अपने जीते हुए प्राइज मनी को हाथ नहीं लगाया है और अभी भी अपनी पुरानी लाइफ जी रहा है। अंकल ग्यून से पूछते हैं कि क्या उसे पछतावा तो नहीं है जिस वजह से वो प्राइज मनी को यूज नहीं कर रहा है, जबकि वो पैसे उसकी किस्मत और मेहनत की वजह से उसे मिले हैं और उन पैसों पर उसका पूरा हक है। तभी ग्यून पूछता है कि उसने ऐसा गेम क्यों बनाया। तभी अंकल कहते हैं कि एक गरीब जिसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता है और एक अमीर जिसके पास खूब पैसा होता है, इन दोनों में क्या कॉमन होता है। गरीब की जिंदगी में पैसे ना होने की वजह से उसकी जिंदगी में कोई मजा नहीं रहता है, और अमीर आदमी के पास चाहे कितना पैसा हो जिससे वो चाहे कुछ भी खरीदे खाए पिए, लेकिन एंड में सब कुछ बोरिंग हो जाता है। और उसके क्लाइंट भी उससे ये सब कहते थे कि जिंदगी में अब कोई मजा नहीं रह गया है, इसलिए उन्होंने अमीर आदमी के मजे के लिए गेम बनाया और गरीब लोग पैसों के लिए उस गेम को खेलते थे और अमीर लोग अपने फन के लिए उन्हें देखते थे। अंकल की बातें सुनकर ग्यून को गुस्सा आता है और वो कहता है कि उसने मजे के लिए कितने सारे लोगों की जान ले ली। जिस पर अंकल कहते हैं कि वो भूल रहा है कि उसने किसी को भी गेम खेलने के लिए फोर्स नहीं किया था, सब खुद अपनी मर्जी से आए थे। तभी ग्यून अंकल से पूछता है कि उसने खुद उस गेम में हिस्सा क्यों लिया था। जिस पर अंकल कहते हैं कि जब वो बच्चा था तो वो अपने दोस्तों के साथ वो बहुत मजे करता था, इसलिए मरने से पहले वो फिर से उस पल को जीना चाहता था और उसके साथ गेम खेलकर उसे बड़ा मजा आया, जिसके लिए वो ग्यून को थैंक यू बोलता है। तभी घड़ी में 12 बजने वाले होते हैं कि तभी रोड पर पड़े उस आदमी के पास पुलिस वाले आ जाते हैं उसकी हेल्प करने के लिए, और उसी वक्त घड़ी में 12 बज जाते हैं। तभी ग्यून देखता है कि ट्यूमर की बीमारी की वजह से अंकल मर चुके हैं। ग्यून अंकल के पास जाता है और कहता है कि उसने देखा वो हार गया, जिसके बाद ग्यून वहाँ से चला जाता है। उसके बाद फ्रंटमैन आकर अंकल की आंखें बंद कर देता है और तभी हम देखते हैं कि वो मार्क्स वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि वही बूढ़े अंकल ही थे। उसके बाद फ्रंटमैन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम ग्यून को हेयर सलून में बैठा देखते हैं। बार्बर से पूछती है कि उसे अपने बालों में कैसा कलर और हेयर कट चाहिए। तभी ग्यून की नजर एक रेड बालों वाले आर्टिस्ट पर पड़ती है, जिसके बाद ग्यून अपने बालों में वही रेड कलर का हेयर स्टाइल करा लेता है। उसके बाद ग्यून ऑर्फनेज में सीबियो के भाई के पास जाता है और उससे कहता है कि वो उसकी बहन सीबियो का दोस्त है। उसके बाद ग्यून सीबियो के भाई को सांगवू की माँ के पास लेकर जाता है और सांगवू की माँ को उसका ध्यान रखने को कहता है। सांगवू की माँ के पास अब उसका बेटा नहीं था और सीबियो के भाई के पास उसकी बहन नहीं थी। उसके बाद ग्यून सांगवू की माँ को बैग देकर चला जाता है। वहाँ पर ठंड होती है, इसलिए वो सीबियो के भाई के लिए कपड़े निकालने के लिए बैग खोलती है। सांगवू की माँ उस बैग को खोलती है ये समझ कर कि उसमें सीबियो के भाई के कपड़े होंगे, लेकिन जैसे ही वो बैग खोलती है तो उसमें खूब सारे पैसे होते हैं। सांगवू की माँ को कुछ समझ नहीं आता है। उसमें एक नोट भी होता है जिस पर ग्यून ने लिखा था कि ये वो पैसे हैं जो उसने सांगवू से उधार लिए थे। ये देखकर सांगवू की माँ ग्यून को आवाज लगाती है, लेकिन ग्यून वहाँ से जा चुका था। उसके बाद ग्यून अपनी बेटी से मिलने के लिए यूएस जाने के लिए निकलता है। ग्यून अपनी बेटी से फोन पर बातें कर रहा होता है और कहता है कि वो एयरपोर्ट पहुंचने वाला है। वो अपनी बेटी से फोन पर बात कर रहा होता है और उसी वक्त उसे कुछ आवाज आती है। तभी ग्यून दूसरे प्लेटफॉर्म पर उस आदमी को देखता है जिसने 1 साल पहले दागजी गेम खेलने पर उसे 1 लाख वोन दिए थे और उसने उसे उस गेम में जाने के लिए काट दिया था। ग्यून देखता है कि वो फिर से वही सब दूसरे आदमी के साथ कर रहा है जो उसने उसके साथ किया, और ये देखकर वो समझ जाता है कि वो लोग फिर से उस गेम को स्टार्ट कर रहे हैं।
1 साल पूरा हो गया था और गेम खेलने के लिए वो लोग फिर से गरीब लोगों को ढूंढ रहे होते हैं। तभी वो आदमी भी गिहुन को वहाँ पर देख लेता है और उसे देखकर मुस्कुराता है। तभी फौरन गिहुन उसके पास भागता हुआ जाता है, लेकिन तब तक वो आदमी ट्रेन में बैठकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद गिहुन उस गरीब आदमी के पास जाता है और उसे वो कार्ड छीन लेता है और उसके पास सेम वैसा ही कार्ड होता है जैसे उसे मिला था। लेकिन वो आदमी गिहुन से वो कार्ड वापस मांगता है, लेकिन गिहुन उसे वो कार्ड देने से मना करता है क्योंकि वो जानता था कि अगर वो शख्स पैसों की लालच में गेम खेलने चला गया तो वो मारा जाएगा। उसके बाद हम गिहुन को एयरपोर्ट पर देखते हैं और वो उस कार्ड को देख रहा होता है। जिसके बाद वो फ्लाइट पर बैठने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है और कार्ड पर लिखे हुए नंबर पर कॉल करता है। वो लोग कॉल उठाते हैं और कहते हैं कि अगर वो गेम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ बताएं। गिहुन उन्हें अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ बताता है, जिसे सुनकर उन्हें पता चल जाता है कि वो प्लेयर नंबर 456 है। और तभी फ्रंटमैन उससे बात करता है। गिहुन कहता है कि वो कोई घोड़ा नहीं है बल्कि एक इंसान है और वो जानना चाहता है कि वो सब लोग कौन है और वो लोगों पर इतना जुल्म कैसे कर सकते हैं और उन्होंने जो कुछ भी किया है उसके लिए वो उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। तभी फ्रंटमैन गिहुन से कहता है कि अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो प्लेन में चढ़ जाए। फ्रंटमैन की बात से हमें पता चलता है कि वो लोग उस पर अभी भी नजर रखे हुए हैं कि वो क्या कर रहा है और कहाँ जा रहा है। तभी गिहुन फोन काट देता है, लेकिन अब वो यूएस नहीं जाता है बल्कि वो वापस जाने लगता है क्योंकि गिहुन ने ठान लिया था कि अब वो इन सब चीज़ों का पता लगा कर रहेगा। और इसी के साथ स्क्विड गेम का सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, ये थी स्क्विड गेम सीरीज के सीजन 1 की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। सो गाइस, जैसा आप जानते हैं कि इसी 26 दिसंबर को स्क्विड गेम सीरीज के सीजन 2 रिलीज होने वाला है और जब सीजन 2 आएगा तो मैं उसकी वीडियो भी अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगी।